गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 9 जंतुओं और पौधों में परिवहन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इससे पहले हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक। आज की इस क्लास में हम पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 31 से लेकर प्रश्न नंबर 67 तक लेंगे। बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को देखने के बाद आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इससे पहले आपने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं करे तो इसके पार्ट 1 को देखकर प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, हीमोग्लोबिन किस रंग का वर्णक है? यानी जो खून में हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग क्या होता है? तो जो खून में हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग होता है लाल। तो इसका उत्तर होगा लाल रंग का। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 है, हीमोग्लोबिन किस रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। 3 तरह की मैंने आपको बताई थी, तो लाल रुधिर कणिकाओं में ये पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल 100 से लेकर 120 दिन तक होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण का मतलब जो पहला होता है, सबसे पहला होता है भ्रूण, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। इसे टे लिखा हुआ है, इसे प्लीहा कर लीजिए, पे कर लीजिए इसे। उसके बाद अगला प्रश्न है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर की समस्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करना। अर्थात जो आरबीसी होती है लाल रुधिर कणिका, वो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करती हैं, यानी ऑक्सीजन को ले जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आती हैं। ये इसका कार्य होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाएं किस आकार की होती हैं? तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वे लाल रुधिर कणिकाओं से अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। इसके साथ साथ उनमें केंद्रक भी होता है, केंद्रक युक्त होती हैं तथा अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC किस रंग की होती हैं? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता नहीं, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हीमोग्लोबिन न पाए जाने के कारण रंगहीन होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, WBC का निर्माण कहां पर होता है? तो जो WBC होती है उसका निर्माण प्लीहा में होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 है, WBC का जीवन काल कितना होता है? यानी WBC कितने दिन जीती है? तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, WBC का क्या कार्य होता है? तो WBC का जो कार्य होता है रोगाणुओं से रक्षा कर प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं तथा शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। ये कार्य होता है WBC का, यानी जो भी रोगाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं उनसे प्रतिरक्षा का कार्य करती है, यानी उनसे लड़ने का कार्य ये करती हैं तथा शरीर में जो अशक्त और टूटी हुई कोशिकाएं होती हैं उनको ये खा लेती हैं और रुधिर की सफाई भी करती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स किस आकार की होती है? तो जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं वे बहुत छोटी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, उनके अंदर केंद्रक नहीं होता। इसके साथ साथ द्विउत्तलीय प्लेटनुमा होती है, जैसे उत्तल दर्पण होता है इस तरह की प्लेटनुमा ये होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है,
रुधिर में प्लेटलेट्स की कितनी संख्या होती है? तो रुधिर जो होता है यानी कि ब्लड जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। कहीं पर 2 लाख हो जाती है, कहीं 3 लाख हो जाती है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में ये होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है लगभग 8 से 10 दिन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होती हैं, यानी जिस रक्त का थक्का जब बनता है तब वहां पर रुधिर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी की कितनी संख्या होती है? तो जो पुरुष का रक्त है उसमें आरबीसी की संख्या अलग होती है और महिलाओं के रक्त में आरबीसी की संख्या अलग होती है। पुरुषों के 1 घन मिलीलीटर रक्त में 55 लाख आरबीसी होती है तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख आरबीसी होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त में डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होती है? तो रक्त में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 1 घन मिलीमीटर में 5000 से 9000 तक होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस जंतु के रुधिर में आरबीसी अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं? तो ऐसा जंतु जो है जिसमें आरबीसी अंडाकार होंगी और केंद्रक युक्त होंगी वो ऊंट है। ऊंट की आरबीसी अंडाकार भी होंगी और केंद्रक युक्त भी होंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा रुधिर का कितने प्रतिशत भाग होता है? तो जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्लाज्मा किस रंग का होता है? तो प्लाज्मा हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 53 है, प्लाज्मा क्षारीय क्यों होता है? तो प्लाज्मा जो क्षारीय होता है वो अकार्बनिक लवणीय क्षारीय लवणों के कारण वो क्षारीय होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 54 है, प्लाज्मा में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं? तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा हार्मोन होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 55 है, रक्त में कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है? तो रक्त में एक प्रोटीन होती है उसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। तो वो रक्त का थक्का जमने में, यानी रक्त का थक्का मतलब रक्त जो बहता है वो रुक जाता है, तो वो फाइब्रिनोजन की वजह से होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो रुधिर वर्ग की जो खोज थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीजन होते हैं, एक तो प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिजन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो प्रतिजन जो होते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर प्रतिजन उपस्थित होते हैं। उसके बाद प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिजन आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरक्षी भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो रुधिर वर्ग जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग। अब बात आती है कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है, यानी ऐसा कौन सा है जो सबका खून ले लेता है, यानी उस पर किसी का भी खून चढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा रुधिर वर्ग जो होता है ए बी होता है। ए बी वाले में ए का भी चढ़ सकता है, बी का भी चढ़ सकता है और ओ का भी चढ़ सकता है। और अगला प्रश्न है, कौन रुधिर वर्ग सर्वदाता होता है? ऐसा भी एक रुधिर वर्ग होता है जो अपना खून किसी को भी दे सकता है। तो ऐसा रुधिर वर्ग होता है ओ। ओ ए वाले को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ओ तो ओ को दे ही देगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या क्या होंगे?
तो रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन तो आपका ए होगा और प्रतिरक्षी बी होगा। अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन क्या होगा और प्रतिरक्षी क्या होगा। तो रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन तो बी ही होगा और प्रतिरक्षी लेकिन उसमें ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग ए बी में प्रतिजन और प्रतिरक्षी बताइए। प्रतिजन ए और बी होंगे और प्रतिरक्षी उसमें कोई भी नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने इस क्लास में 31 से लेकर 67 तक आपको प्रश्न बताए। अगली क्लास में इससे आगे के प्रश्न हम लेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आगे जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे उसमें भी आपके बहुत काम आएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।